तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर सेंड कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक इसी तरह से आपका हम एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। और उससे पहले हम एसएससी जीडी की फ्री क्लासेस चलवाने वाले हैं। जैसा कि आपके दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को लेकर के फ्री प्रैक्टिस हम आपका स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे पहले हम आपका जीके जीएस करंट अफेयर, उसके बाद में कंप्यूटर, फिर आपका मैथ और रीजनिंग, इस चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं किस तरह के प्रश्न आज पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में पहला प्रश्न ही हमने यही कराया था और देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। देखिए, तो भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(a) के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 76 पूरी तरह से महान्यायवादी को समर्पित है और आर्टिकल 76 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहेगा और इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपका अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है, तो वो महान्यायवादी ही होता है। ठीक है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटरमणी जो हैं वो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं और उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण मुद्रा योजना किस सन में चालू की गई थी, कब चालू की गई थी स्वर्ण मुद्रा योजना। ये आपकी 2015 में स्वर्ण मुद्रा योजना शुरू की गई थी। देखिए, तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, जिसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कहते हैं, भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना स्वर्ण जमा योजना गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के स्थान पर शुरू की गई है। 5 नवंबर 2015 से यह योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य घरों एवं अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20,000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना, एक भारत में सोने की आयात को कम करना है। अभी क्या है कि 20,000 टन लगभग सोना भारत के घरों में पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना है और उसकी जगह पर लोगों को लोन देंगे या कुछ भी करके उनको पैसे प्रोवाइड कराएंगे और उस सोने को भारत के विकास में यूज में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। मैंने पहले भी कहा था यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम छुआछूत कहते हैं, तो छुआछूत के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। देखिए, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी कि छुआछूत की समाप्ति को लेकर के अनुच्छेद 17 बताता। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 में कौन सा शामिल नहीं है। आपको पता है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, तो 4 ऑप्शन में दिया गया था, जिनमें कि 3 आपकी स्वतंत्रताएं वही हैं जो अनुच्छेद 19 में दी हैं, एक अलग से दी गई थी। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो देख लेते हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। ठीक है, उसके बाद में शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है। संगम या फिर संघ बनाने का अधिकार है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण का स्वतंत्रता का अधिकार है, आप भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको व्यवसाय करने का अधिकार है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में दी गई हैं और यही आज के प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी आर्टिकल 19 में नहीं दी गई है। ठीक है, तो 6 की 6 स्वतंत्रताएं आपको याद रखना है। देखिए, अभी तक आपका मूल कर्तव्यों से प्रश्न पूछे जा रहे थे, अब ये आर्टिकल 19 को टारगेट करेंगे। आर्टिकल 19 से प्रश्न पूछेंगे। आर्टिकल 19A(1) में क्या है, आर्टिकल 19A(B) में क्या है, तो आर्टिकल 19 को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। आगे आपका इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है, विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो अधिकतम आपकी 500 सीटें ही विधानसभा में हो सकती हैं, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो देखिए, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की अधिकतम क्षमता 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होती, यानी कि 500 से अधिक सीटें नहीं होंगी और 60 से कम सीटें भी नहीं होंगी। लेकिन अगर हम गोवा की बात करें, मिजोरम और सिक्किम की अगर हम बात करते हैं, तो इस राज्यों में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सदस्य संख्या 60 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम आपका 500 है और न्यूनतम आपका 60 है। अधिकतम आज आपसे पूछ लिया है, न्यूनतम आगे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो पसंद आ रहा हो। भारत में सबसे अधिक राज्यों में से कौन सी नदी जाती है? आपका आंसर गोदावरी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से लोग गंगा लगा कर के आए हैं, लेकिन भाई गंगा केवल 5 राज्यों से होकर के बहती है, जबकि गोदावरी जो नदी है वो लगभग 8 राज्यों तक इसका जो है बेसिन फैला हुआ है। देखिए, गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में भी फैला हुआ है। तो लगभग 8 क्षेत्रों में गोदावरी बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, अब गंगा अपने भारत की सबसे बड़ी नदी जरूर है, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन राज्यों की बात की जाए तो गोदावरी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर के बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जूट वाला प्रश्न पहले भी आ चुका, हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में पहले भी आपको बताया था। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2 प्रश्न आपके जूट से रिलेटेड आए थे। एक आया था कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। एक आपका आया था कि 4 राज्य दिए गए थे, ABCD 4 ऑप्शन दिया गया था, और फिर पूछा गया था इनमें से कहाँ पर जूट का उत्पादन मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर उसमें आपका पश्चिम बंगाल दिया गया था, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य दिए गए थे, और एक आपका गुजरात दे दिया था। तो गुजरात में जूट का उत्पादन नहीं होता है, तो गुजरात ही आपका आंसर हो जाने वाला था। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार जूट के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। असम जो है वो जूट के उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो ये तीनों स्टेट दिए थे, और एक आपका जो है मतलब 3 आपके नॉर्थ ईस्ट के दिए गए थे, और एक आपका पूर्वी राज्य दिया गया था। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाने वाला है। अगर विश्व की बात करते हैं तो बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, बांग्लादेश भी आपका पश्चिम बंगाल से लगभग लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है विश्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिंग जो है वो भारत का वायसराय था। कहा भी जाता है जो कांग्रेस है वो डफरिंग के दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये भी कहा जाता है। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का गठन, यहां से कांग्रेस से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, अभी शुरू से लगातार कांग्रेस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कांग्रेस के बारे में आपको हम डिटेल में बता देते हैं। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में A.O. ह्यूम ने इंपीरियल सिविल सर्विसेज के सदस्य के रूप में किया था। ठीक है, किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में भी कहां पर हुआ था? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के एक हॉल में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा सकता है। तो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रथा किसने शुरू की गई थी? ये आपका तीसरी बार रिपीट हो रहा है यह प्रश्न। तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रथा शुरू की गई थी। पहले पूछा था कि कब शुरू की गई थी, तो 1793 आंसर था। हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न रिपीट हो सकता है, और आज यह प्रश्न रिपीट हो गया है। देखिए, स्थायी बंदोबस्त अथवा स्तंभतारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो कब? 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त प्रथा लागू की गई थी। ये डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, डेट पहले भी आपके इसी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। SSC GD के लिए भी कल महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। SSC GD की फ्री तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देते हैं। देखिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी हिंद, जिन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी पुकारे जाते थे। दूसरी बात, पहले विदेशी हैं जिनको जो है आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है? वो भी खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? तो वो भी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई थी। ये 3-4 फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुक आपकी आज पूछी गई है, 2 बुक आपकी पूछी गई, जिनमें एक बुक है आपकी टेस्ट ऑफ माय लाइफ। ये किसकी पुस्तक है? तो ये युवराज सिंह की पुस्तक है। आपसे हमने बार बार कहा था, युवराज सिंह, सौरव गांगुली, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, इन सब की आपको, राहुल द्रविड़, इन सब की आपको किताबें अच्छे से पढ़ लेनी है। ये किताबें बार बार पूछी जाएंगी। तो देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये किसकी किताब है? तो युवराज सिंह की किताब है, और युवराज सिंह की ये किताब 2013 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता था। उस समय युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, और कैंसर होते हुए भी उन्होंने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा आपसे पूछी है। क्वेश्चन आया था शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है? तो ये अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। देखिए इनकी आत्मकथा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा जारी की जिसका शीर्षक है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। अभिनव बिंद्रा एक शूटिंग थे, मतलब शूटर थे, राइफल शूटिंग करते थे। उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, इसलिए जो है इन्होंने ये किताब लिखी है। और इन्होंने कैसे कैसे गोल्ड मेडल के लिए प्रिपरेशन की थी वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, जिसमें उनके प्रशिक्षण के तरीकों का विवरण दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट कब लिए थे? तो स्पोर्ट्स से काफ़ी सारे प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स वाली वीडियो हम अलग से बना देंगे क्योंकि स्पोर्ट्स से लगातार प्रश्न यहाँ पर आए हैं दिल्ली पुलिस में, तो आपके एसएससी जीडी में भी प्रश्न आएंगे। देखिए, तो 1999 में अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे। देखिए, तो टीम इंडिया के प्रशंसकों के लिए 7 फरवरी 1999 का दिन ना भूलने वाला दिन है। 24 साल पहले इसी दिन 1999 में दिग्गज लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट की एक पारी में पूरे 10 विकेट झटके थे। तब ऐसा करने वाले वे महज दूसरे गेंदबाज बने थे। ठीक है, तो 10 विकेट लेने वाले भारत की तरफ से पहले गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले हैं। 1999 में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। अगला है, देखिए ये अर्थशास्त्र किताब पहले भी आ चुकी है। अर्थशास्त्र किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र किताब लिखी गई है। देखिए उन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय राजनेता, दार्शनिक, मुख्य सलाहकार और भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जो मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। तो मौर्य साम्राज्य के पहले संस्थापक कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इन्हीं की मदद से, विष्णुगुप्त की मदद से ही उन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो उन्होंने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति लिखा है, जिसे चाणक्य नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना तथाकथित महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और नेहरू के करीबी सहयोगी पीसी महालनोबिस द्वारा भारतीय यूएसएसआर मॉडल था, यानी कि रूस के सहयोग से यह मॉडल लिया गया था। और भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पीसी महालनोबिस जी को जाता है। ठीक है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना उनसे संबंधित है। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कोई खास परिवर्तन नहीं है, वही एमएस वर्ड 365 से 4 प्रश्न है, शॉर्टकट की से 2 प्रश्न है, एमएस एक्सेल से 2 है, ईमेल से 1 है, एक प्रश्न आपका पावर पॉइंट से भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी कोई खास परिवर्तन नहीं। देखिए, रीजनिंग और मैथ आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, मैथ के फॉर्मूले अच्छे से याद किए हैं। देखिए, अगर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप आराम से पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दर्पण प्रतिबिंब 4 प्रश्न, आकृति के 3 प्रश्न, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष का 1 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका डाइस से भी आ रहा है, और फिगर काउंटिंग में ट्राइंगल काउंटिंग वाला 1 प्रश्न आ रहा है। मैथ की बात करते हैं तो आज समकोण त्रिभुज का इस शिफ्ट में प्रश्न पूछा है। सुबह बेलन का प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न गोले का, टाइम एंड वर्क का, एक एसआईसीआई से एक प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न आ रहे हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से एक प्रश्न आ रहा है, चाल दूरी से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क ब्रॉड मास से एक प्रश्न है, परसेंटेज से एक है, एवरेज से एक है, एक एक प्रश्न लगभग हर टॉपिक से यहाँ पर लिया जा रहा है। मेंसुरेशन से केवल 3D वाले प्रश्न ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम एनालिसिस था। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर हम आपको फ्री में एसएससी जीडी के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नीतू मैम की बुक मिल जाएगी इंग्लिश वाली नई वाली जो है, आदित्य रंजन सर, आदित्य पटेल सर की फॉर्मूला बुक, राकेश यादव सर की फॉर्मूला बुक, वो सब आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्लिक करके आप इस ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे जो आपके नोट्स हैं वो आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कल हम एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए अभी तक दिल्ली पुलिस में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो कल की वीडियो का इंतजार कीजिए। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।